एक कॉलेज के बाहर पप्पू का एक स्नैक्स का सेंटर था। वो अपने स्नैक सेंटर पर पिज्जा भी फरोख्त करता था और मैगी भी। एक मैगी देना भाई। हाँ अभी देता हूँ। एक वेजिटेबल पिज्जा देना। एक्स्ट्रा चीज। हाँ एक्स्ट्रा चीज। वैसे तो पप्पू का स्नैक सेंटर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ आसपास कई और स्नैक्स के सेंटर थे। पप्पू हमेशा सोचा करता था कि कैसे वो अपने कारोबार में इजाफा करे। एक रोज उसका एक दोस्त उसकी दुकान पर आया। अरे पप्पू भाई, जरा हमें भी एक पिज्जा खिलाओ। हाँ हाँ अभी लो। मुझे कोई आम पिज्जा नहीं चाहिए। तो कैसा पिज्जा चाहिए तुमको? हमें अपने पिज्जा में सब कुछ चाहिए, सब्जी, पनीर और मैगी भी। क्या पिज्जा में मैगी? हाँ हाँ, तुम तो मुझसे वाकिफ हो। मुझे मैगी भी खाना है और पिज्जा भी खाना है। लेकिन पिज्जा पर मैगी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, तुम बनाकर तो देखो। विक्रम की बात सुनकर पप्पू ने पिज्जा मैगी बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा के बेस के ऊपर मैगी डाली और उस पर ढेर सारी टॉपिंग्स और चीज डाला। अब ये हुई ना बात। पप्पू ने ये मैगी पिज्जा ओवन में डाला और दोनों इंतजार करने लगे पिज्जा के पकने का। मैगी पिज्जा की खुशबू तो बहुत मस्त आ रही थी। वाह क्या खुशबू है। पप्पू ने कुछ देर बाद वो पिज्जा बाहर निकाला। मैगी पिज्जा दिखने में तो बेहद लजीज था। लाओ लाओ लाओ। पप्पू ने पिज्जा काटा और विक्रम को दिया। विक्रम ने पिज्जा चखा। वाह बहुत खूब, क्या जायका है। मैं नहीं कहता था कि कमाल होगा। कमाल, बेमिसाल। वाह वाह, इतना अच्छा है। हाँ भाई, तुम भी खाकर देखो। पप्पू ने भी अपना बनाया हुआ मैगी पिज्जा खाया और उसे भी वो बेहद पसंद आया। अरे भाई, ये तो एकदम नई डिश बन गई। विक्रम और पप्पू मैगी पिज्जा खा रहे थे, तभी वहाँ 3 खरीदार आए। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा? हमें भी एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने एक और मैगी पिज्जा बनाने के लिए रख दिया। जब वो बना रहा था तब कुछ और खरीदार आए। उन्होंने भी मैगी पिज्जा की फरमाइश दी। पप्पू एक के बाद एक मैगी पिज्जा बनाने लगा। वो पिज्जा बनाता और ओवन में डालता और फिर काट कर खरीदारों को दिया करता। ये तो मस्त है। मजा आ गया। पप्पू भैया बेहद लजीज है। शुक्रिया। अरे पप्पू भाई, तरकीब तो मेरी थी ना? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ही तरकीब थी। शुक्रिया मेरे दोस्त। पप्पू ने विक्रम को गले लगाया। उस रोज से पप्पू का मैगी पिज्जा काफी फरोख्त होने लगा। अब पप्पू खुश था। एक मैगी पिज्जा। एक मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा के लिए पप्पू के स्नैक सेंटर पर हुजूम लगा रहता था। कुछ रोज बाद पप्पू ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने पिज्जा सेंटर को बड़ा बना दिया। वाह भाई, इतना बड़ा पिज्जा पार्लर। हाँ भाई, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उस रोज तुम्हारे मैगी पिज्जा की तरकीब ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाई, लेकिन मुझे हमेशा मुफ्त में पिज्जा खिलाना होगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। पप्पू का बड़ा पिज्जा पार्लर खुल गया। अब खरीदार अंदर बैठकर खाते थे। सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन पप्पू के बगल में एक स्टॉल था विनोद का। विनोद सालों से फ्रैंकी और पिज्जा फरोख्त कर रहा था। ये कल का लौंडा हमारे पीछे आया, इसने इतना बड़ा पिज्जा पार्लर डाल दिया। बॉस, उसके मैगी पिज्जा की तरकीब जम गई। हाँ, लेकिन उस मैगी पिज्जा में ऐसा क्या है? कुछ खास तो नहीं है। तो हम भी बनाते हैं मैगी पिज्जा और उसे कम दाम में फरोख्त करेंगे। ये हुई ना बात बॉस। हाँ, अब मजा आएगा। विनोद ने कम दाम में मैगी पिज्जा फरोख्त करने की तरकीब निकाली। वहाँ पप्पू के पिज्जा पार्लर में मैगी पिज्जा 100 रुपए का था। हम 80 रुपये में मैगी पिज्जा फरोख्त करेंगे। उस रोज विनोद ने अपने स्टॉल के बाहर तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 80 रुपए में, और कम दाम देखकर नौजवान विनोद के स्टॉल पर आए। एक मैगी पिज्जा देना। मुझे भी मैगी पिज्जा देना। अब सारे नौजवान मैगी पिज्जा खाने विनोद के स्टॉल पर जाने लगे। ये हुई ना बात छोटू, अब हम पूरा बाजार खा जाएंगे। पप्पू के स्नैक शॉप पे आहिस्ते आहिस्ते खरीदार कम आने लगे और अब पप्पू को फिक्र होने लगी कि वो क्या करे। मैं भी दाम कम करके देखता हूँ। उसी रोज पप्पू ने भी नई तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 70 रुपए। विनोद ने पप्पू की तख्ती देखी। 70 रुपये?
अब देख। विनोद ने 50 रुपए का दाम लगा दिया और एक मर्तबा फिर खरीदार विनोद के ठेले पर जाने लगे। अब पप्पू परेशान हो गया। 50 रुपये से कम दाम कैसे रखूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। पप्पू सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा बहने लगी। हवा ने शक्ल अख्तियार किया एक देवी का। पप्पू, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आज से तुम जो भी मैगी पिज्जा बनाओगे वो बहुत बड़ा बन जाएगा। उससे तुम्हारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस मुनाफे का एक हिस्सा तुम गरीबों में दान करना। तुम्हारा कल्याण हो। पप्पू की कुलदेवी ने उसके पिज्जा ओवन पर कुछ जादू किया और वो गायब हो गई। पप्पू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ देर बाद उसके पार्लर में एक खरीदार आई। भैया, एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने हमेशा की तरह मैगी पिज्जा बनाया और ओवन में डाल दिया। ओवन में डालते ही पिज्जा का साइज बढ़ने लगा। वो पिज्जा ओवन के जितना बड़ा हो गया। पप्पू और वो लड़की दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या जादुई है? जादुई मैगी पिज्जा। पप्पू ने वो बड़ा सा पिज्जा बाहर निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। मुझे तो सिर्फ एक ही टुकड़ा चाहिए। फिर पप्पू ने एक एक करके सारे टुकड़े अलग अलग खरीदारों को फरोख्त कर दिए। पप्पू की जादुई पिज्जा की बात आग की मानिंद फैल गई और फिर खरीदारों की भीड़ लग गई। एक पिज्जा का स्लाइस कितने का? 30 रुपये का। पप्पू एक पिज्जा के 6 स्लाइस करके अच्छा खासा कमाने लगा। रात को उसे कुलदेवी की बात याद आई। इसकी कमाई का एक हिस्सा मुझे ज़कात में देना है। तो पप्पू ने एक हिस्सा अलग किया और वो पैसे लेकर वो मंदिर के पास गया। उस पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों को खिलाया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। और इसी तरह ये नेकी का सिलसिला चलता रहा। पप्पू जादुई मैगी पिज्जा फरोख्त कर अच्छे पैसे कमाता और उसमें से एक हिस्सा गरीबों को ज़कात में देता। और वहाँ विनोद अपने बाल नोचता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पप्पू का पिज्जा खुद ब खुद बड़ा कैसे हो जाता है। जादू की बरकत पप्पू को हासिल हुई क्योंकि वो नेक था और उसके जरिए नेकी आगे बढ़ सकती थी। नारायणपुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ महेंद्र अपने छोटे भाई देवेंद्र के साथ रहा करता था। देवेंद्र हमेशा से ही अपने परिवार के साथ शहर में रहने के कारण गांव बस गर्मियों की छुट्टियों में ही आया करता था। महेंद्र का खानदान कस्बे का सुखी खानदान था। न ज्यादा पैसों की लालच, न ज्यादा दिखावा। हमेशा खुश रहने की कोशिश करता। लेकिन देवेंद्र के खानदान के लोग जो कि शहर से आए हुए थे, उनके बच्चे हमेशा ही कुछ न कुछ नाटक किया करते थे। मैंने कहा ना तुमसे, आज हम घर पर बनाकर ही खाना खाएंगे। ज्यादा जिद मत करो। लेकिन पापा, मुझे ये खिचड़ी बिचड़ी कुछ नहीं खाना। मुझे चाइनीज खाना है। अब मैं यहाँ से चाइनीज कहाँ से लाऊं? मैं खुद बासी चावल खा रहा हूँ। मैं अब और अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। देवेंद्र अपने मसले को लेकर अपने बड़े भाईजान के पास जाता है, जो उस वक्त कोयले के खदान में काम कर रहा होता है। भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था ना। मैं और मेरा परिवार खाना खाने के लिए भी तड़प रहा है। आप बड़े भाई होकर भी कुछ करते नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर से शहर चला जाऊंगा। तुम सबके सामने यहाँ मेरा तमाशा बनाने आए हो। ये बातें तो घर पर भी हो सकती थी ना। महेंद्र थका हारा अपना काम करने के बाद देवेंद्र के साथ घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि देवेंद्र की बेगम महिमा महेंद्र की बेगम रूपा से झगड़ा कर रही है। आप बड़ी होने के लायक नहीं है। आज तक कभी भी बड़े होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया है, जो इतना कह रही हैं। अरे जा कलमुही, न जाने शहर जाकर क्या खा लिया जो कस्बे को भूल ही गई हो। आपसे बात ही करना बेकार है। क्यों लड़ रही हो बेगम? चलो हम अपने घर के अंदर चले। महेंद्र रूपा के साथ अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि रूपा ने मसालेदार चटपटा दावत बनाकर रखा है। अरे वाह रूपा, तुमने तो आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। फिर देवेंद्र किस बात से लड़ रहा था? खाना तो बहुत अच्छा बना है। अब मैं क्या बताऊं? देसी चिड़िया विदेशी भाषा। घर में लाख अच्छी चीज हो, लेकिन उसे और उसके बच्चों को तो बाहर का ही खाना खाना है। एक तरफ देवेंद्र कस्बे के घर में बने स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा था। देवेंद्र की बेगम अपने बच्चों को मैगी बनाकर खिला रही थी। एक रात बीत चुकी थी।
सुबह महेंद्र कोयले की खदान में काम करने के लिए निकल ही रहा था कि उसे देवेंद्र आंगन में बैठा दिखाई दिया और तभी से उसने उसे परेशान करने की सोची। रूपा, कल रात का खाना बहुत अच्छा था। सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ठेला खोल लूं, जहाँ तुम्हारे हाथ का बना खाना सब खा सके, एकदम अच्छा और मसालेदार। अरे जाइए, बड़े आए, जाकर मजदूरी कीजिए। अब भाई रात का खाना अच्छा खाया है तो जाकर मजदूरी भी मेहनत वाली होगी। उतने में ही वहाँ पर डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। ये चिट्ठी देवेंद्र के नाम से है। देवेंद्र कौन है? जी मैं हूँ। कहिए क्या बात है? ये चिट्ठी आपकी कंपनी से आई है, शहर से। ये लीजिए, जरूर मेरी तरक्की का पत्र होगा, मजा आ जाएगा। डाकिया चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी देवेंद्र वो चिट्ठी पढ़ता है और रोने लगता है। क्या हुआ छोटे, इतना रो क्यों रहे हो? भारी नुकसान की वजह से कंपनी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देवेंद्र को रोता देख उसकी बेगम महिमा वहाँ आ जाती है। आप रो क्यों रहे हैं जी? क्या हो गया है? जरूर भाईजान ने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो पता नहीं क्यों परिवार तोड़ने के पीछे लगी रहती हो। मेरी नौकरी छूट गई। देवेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही महिमा सहम जाती है। अब हम क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बाकी है। कहाँ जाएंगे? किससे मदद मांगेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं? इतना कर्ज भी सर पर है। शांत हो जाओ। मैंने सुना है कि महिमा शहरी खाना अच्छा बनाती है। तुम उसका कारोबार गांव में करो, अच्छा मुनाफा होगा। मुनाफा तो होगा, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं नई दुकान डाल सकूं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ कर्ज दे दूंगा। जब मुनाफा चलने लगे तो तुम आकर मुझे दोबारा दे देना। देवेंद्र महेंद्र से कुछ पैसे उधार ले लेता है। देवेंद्र साइकिल से शहर जाकर पिज्जा बनाने का सामान लेकर आता है। महिमा और देवेंद्र मिलकर पिज्जा बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। पूरे ठेले पर वो लोग पिज्जा रखकर बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसा पिज्जा बना है जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। पूरा कस्बा झूम उठेगा। हाँ हाँ, आओ पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। कुछ देर आवाज लगाने के बाद ही वहाँ पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बेच रहे हो? पिज्जा? हमने भी बहुत सुना है कि ये कुछ शहरी खाना है, जरा दो, हम भी खाकर देखें। हाँ, मुझे भी दे दो। और जैसे ही उन्होंने पिज्जा खाया, पिज्जा थूक दिया। ये क्या बना दिया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये कैसा पिज्जा है? इससे अच्छा तो हमारे कस्बे का खाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, कितना बेकार है। पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन कोई भी कस्बे वाला पिज्जा खाने नहीं आया। इस धंधे से परेशान होकर देवेंद्र ने अपनी सारी बातें बड़े भाईजान महेंद्र को बताई। तुम्हें किसने कहा शहरी खाना बेचने को? ये गांव है, यहाँ के लोगों को टिकाऊ और तंदुरुस्त खाना खाने की आदत है। तो फिर इसका आप कोई तरीका बताइए। एक काम क्यों नहीं करते? कुल्हड़ में कस्बे का देसी तड़का डालकर उसमें पिज्जा क्यों नहीं बनाते? मैं आपको लिख कर देती हूँ कि वो लोगों को बेहद पसंद आएगा। भाभी, आपने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। महिमा को मैं समझा दूंगा। देवेंद्र ने रूपा की बात मानी और महिमा से कुल्हड़ पिज्जा बेहद सारे बनवाए और फिर उन्हें लेकर बाजार में ठेले पर बेचने चले गए और चिल्लाने लगा, कुल्हड़ पिज्जा, कुल्हड़ पिज्जा, देसी तड़के के साथ बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू हर जगह फैल गई, जिसकी वजह से बेहद सारे ग्राहक वहाँ पर आ गए। जरा हमें भी बताओ, कुल्हड़ पिज्जा क्या है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। देखने में तो बेहद लजीज लग रहा है, आखिर खाकर तो देखूं। उन लोगों ने कुल्हड़ पिज्जा खाया और कहने लगे, मजेदार, मुझे मजा आ गया। मैंने शायद ही ऐसा कुछ जीवन में खाया है। बहुत खूब। और मेरे लिए भी 2 पैक कर दो। मैं घर ले जाकर अपने बच्चों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाऊंगी।
देवेंद्र और महिमा की आमदनी बेहद बढ़ गई थी। उन दोनों का कुल्हड़ पिज्जा बेहद अच्छा चलने लगा था। लोगों की भीड़ रहा करती थी वहाँ पर। देवेंद्र ने महेंद्र के दिए हुए पैसे उसे वापस लौटा दिए। तिलस्मी कुल्हड़ पिज्जा बेहद अच्छा चल रहा है। जादुई कुल्हड़ पिज्जा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। एक दिन एक बूढ़े बाबा हमारे यहाँ आकर भीख मांग रहे थे और तभी मैंने उन्हें कुछ रोटियाँ खिलाई थी। मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से उन्होंने मुझे तिलस्मी जड़ी बूटियाँ दी थी। उन जड़ी बूटियों को मैंने कुल्हड़ पिज्जा में डाल दिया था, जिससे कि उसका स्वाद और सुगंध पूरे बाजार में फैल गया था। ये सारी बातें सुनकर महेंद्र बेहद खुश हो गया। आखिर देवेंद्र है तो अपना भाई ही ना। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। और इसी तरह देवेंद्र और महेंद्र एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। नागपुर कस्बे में पिंकी नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो कस्बे में एक मदरसे के बाहर बर्गर कचौड़ी बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। मदरसे की छुट्टी के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौड़ी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौड़ी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे बच्चे कचौड़ी बर्गर बड़े ही मजे से खाते थे। इतना ही नहीं, उस कस्बे के लोग भी वो कचौड़ी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे 2 प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों के कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। शुक्रिया काका। मदरसे के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बर्गर बेचा करती थी। उनकी बिक्री बहुत कम होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बेहद जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौड़ी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार अम्मी का ख्याल रखती थी। जानती हैं अम्मी, आज मेरे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाकर लोगों ने बेहद तारीफ की और मेरे सारे कचौड़ी बर्गर बिक गए। ये तो बेहद अच्छी बात है। मैं मालिक से दुआ करूंगी कि तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी दवाखाना में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसकी वजह से वो कचौड़ी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपने दुकान की तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौड़ी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रेखा दीदी, कचौड़ी बर्गर दे दो मुझे 1 प्लेट। अभी देती हूँ, जरा रुक जा। उसके हाथ के कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौड़ी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौड़ी बर्गर खा के तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसे कचौड़ी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी को पसंद नहीं आए। उधर पिंकी की अम्मी ठीक होकर घर वापस आ जाती हैं और पिंकी दूसरे ही दिन कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ के कचौड़ी बर्गर खाए बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौड़ी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे कस्बे वाले और सारे बच्चे वहाँ कचौड़ी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी ने नहीं खाए। और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर ऐसी भीड़ लग गई। इसे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो मौका देखते ही पिंकी के कचौड़ी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को कस्बे के लोग वहाँ से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बेहद खुश हो जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौड़ी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं अपनी अम्मी का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौड़ी बर्गर तो कोई लेगा ही नहीं। ऐसा इस कचौड़ी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया?
एक बाबा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के करीब आते हैं। बेटा, मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर मैं आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे करीब आ गया। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए, आप कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बाबा को पिंकी का रवैया बेहद अच्छा लगता है और वो बाबा उस कचौड़ी बर्गर को देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज मैं कचौड़ी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरी कचौड़ी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौड़ी बर्गर में मिलावट? तुम मुझे जरा खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौड़ी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौड़ी बर्गर अपनी अम्मी को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौड़ी बर्गर उसकी अम्मी खाती है, उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ, ना ही मेरी तबीयत बिगड़ी। क्या अम्मी, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। पिंकी, जरा कचौड़ी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौड़ी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारे कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात कस्बे में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौड़ी बर्गर खा के देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। रेखा कचौड़ी बर्गर जैसे ही खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौड़ी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ में नहीं आती। अगले दिन बाबा पिंकी के पास फिर से आते हैं। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे बाबा, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे, और कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बाबा एक परी के रूप में आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन हैं? हाँ पिंकी, मैं बाबा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी शराफत देखकर मैं बेहद खुश हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे कचौड़ी बर्गर को एक जादुई कचौड़ी बर्गर के रूप में बदल दिया था, जिससे जो भी शरीफ इंसान वो कचौड़ी बर्गर खाएगा, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बेहद खुश हो जाती है और शुक्रिया कहती है। वो जादुई कचौड़ी बर्गर से अपनी अम्मी और सारे लोगों की बीमारी ठीक करती है।